नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात नीतीश कैबिनेट के विस्तार की, जो कि आज होने वाली है। सहरसा के सोनबरसा से जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते आपको नजर आएंगे। राजभवन के दरबार हॉल में इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। रत्नेश सदा को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। रत्नेश सदा 2010 के बाद से लगातार जेडीयू के विधायक हैं और जनता में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, सवाल ये कि क्या रत्नेश सदा मांझी की कमी की भरपाई कर पाएंगे। तो सवाल यही कि क्या जीतन राम मांझी की भरपाई रत्नेश सदा कर पाएंगे। रत्नेश सदा आपसे थोड़ी ही देर में राजभवन में शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे और उसके बाद आज कैबिनेट का विस्तार भी होना है। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जिस कैलकुलेशन की, जिस समीकरण की, जिस अंक गणित की बात राजनीति में की जाती है, वही साधने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। क्या ये कैलकुलेशन बराबर होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, या इसकी पीछे की और भी कोई स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई होगी? विभा, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। और बता दें कि नीतीश कुमार भी कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और नीतीश कुमार ने अगर किसी चेहरा को चुना है और रत्नेश सदा पर अगर दाव लगाया है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार समझ सकते हैं कि रत्नेश सदा जो है संतोष मांझी का या जीतन राम मांझी का किस तरह का विकल्प हो सकते हैं। और विकल्प के तौर पर ही जो सोनबरसा के जो विधायक हैं 3 बार से रत्नेश सदा, उनको जो है मंत्री बनने का तोहफा दिया जा रहा है। एक बार पुनः हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे राजभवन की, कि देखिए राजभवन में अब हलचल तेज हो गई है। कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्हें आमंत्रण दिया गया है वो अभी पहुंचेंगे। और सुरक्षा कर्मियों ने अभी से ही मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त दिया गया है जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि रत्नेश सदा जो है काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पहली बार उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि आगे जो है लोकसभा चुनाव है और मुसहर समुदाय से आते हैं। तो सीएम ने उन्हें पहले ही कह दिया है कि आपको पटना नहीं छोड़ना है, आप पटना में रहिए। इसका मतलब इशारा था कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। और आज वो घड़ी आ गई है। जो समर्थक हैं, देख सकते हैं रत्नेश सदा के, किशनगंज से, कटिहार से, सहरसा से, तमाम इलाके से यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। हम बात कर लेते हैं, कहां से आए हैं? बिल्कुल, कितनी खुशी है इन्हें रत्नेश सदा के नाम के चयन को लेकर। हमारा नाम हुआ दीपक रजक और रत्नेश सदा जी हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। वो जिस समय प्रदेश, इतनी खुशी हो रही है रत्नेश सदा मंत्री बने। रत्नेश सदा जी के खुशी होने से हमें बहुत अपार खुशी है और माननीय मुख्यमंत्री साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु को उन्होंने मंत्री के रूप में चुना। आपके राजनीतिक गुरु हैं रत्नेश सदा। बताइए, ये फूलों का गुलदस्ता लेकर आए हैं आप, ये उम्मीद थी कि मंत्री बन जाएंगे? जी सर, आज हम आप एक चीज बताना चाहेंगे सर कि 2010 में हम घर पर थे। उस समय हमारे अभी जो माननीय मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे मेरे लिए, पूरे बिहार के लिए। तो उस समय हम घर में थे और हम सब्जी खरीद रहे थे, बोल रहे थे कि बलराम, मैंने तुमको जिलाध्यक्ष बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। और तो जिलाध्यक्ष बनने के खुश हैं। ये गुलदस्ता अभी सौंपेंगे, स्वागत करेंगे राजभवन के अंदर। अभी कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और निश्चित रूप से तमाम जो मंत्रीगण हैं वही मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और खुद सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। दूसरी तरफ बता दें कि सीएम ने पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि जीतन राम मांझी पहले से इशारा दे रहे थे कि हो सकता है कभी भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। और जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास पहुंचकर इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद सीएम ने विकल्प तलाश कर लिया और अपने सदा को बड़ा मौका मिला। विधायकी में शामिल हैं और विधायक के तौर पर जनता से रूबरू होते रहे रत्नेश सदा। तो इस बात को लेकर तो कम से कम कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है कि लोगों के बीच उनकी पैठ कितनी मजबूत रही होगी, क्योंकि बार बार जनता का भरोसा और प्यार जो है वो दिखता है। ये तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है काफिला गाड़ियों का। कौन इन गाड़ियों में सवार है इस वक्त?
देखिए, लगातार अभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और बता दें आपको कि 10:15 बजे सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने का समय है। उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। लेकिन रत्नेश सदा को बड़ा मौका दिया जा रहा है। आज संतोष मांझी की वो जगह लेंगे और कैबिनेट का आज विस्तार भी होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एक बड़ा तोहफा सीएम नीतीश कुमार आज देने वाले हैं। रत्नेश सदा जो है उनके बारे में कहा जा रहा है काफी सुलझे हुए व्यक्ति है और सीएम नीतीश कुमार ने यही वजह है कि जोर घटाव करके समीकरण को बैठा लिया है और समीकरण देख लिया है कि आखिर संतोष मांझी का विकल्प ये कैसे ले सकते हैं। क्या 2024 या 25 में जो है रत्नेश सदा के जरिए जो है वो वोटर पर निशाना साधेंगे, उनको कितना फायदा होगा, तमाम चीजों का जोर घटाव करने के बाद सीएम ने ये फैसला लिया है और आज वो घड़ी आ गई है। समर्थकों के चेहरे पर जो है खुशी दिख रही है। साथ ही जदयू कोटे से आज रत्नेश सदा जो है मंत्री बनेंगे। उसके बाद राजभवन से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो स्वागत की तैयारी में कार्यकर्ता और समर्थक जो है अभी से जुट गए हैं। बिल्कुल रजनीश, हम घड़ी का इंतजार है और हमारे साथ लगातार बने रहिए। जो इस वक्त आपको हुजूम नजर आ रही है, हुजूम समर्थकों की है, उन चाहने वालों की है जो रत्नेश सदा के चयन के साथ इनके नाम के जैसे ही चर्चा शुरू हुई उसके बाद उत्साहित नजर आए। और आज वक्त भी है, राजभवन में थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण भी होने वाला है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अब जरा ये समझ लेते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन की जगह रत्नेश सदा को क्यों चुना है। रत्नेश सदा ही वो नाम क्यों? मांझी की भरपाई सदा करेंगे, ये सोच और ये कैलकुलेशन नीतीश कुमार की तरफ से जरूर बैठाया क्या होगा और इसी वजह से रत्नेश सदा का नाम सामने है जो कि 2010 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। दोनों महादलित समाज से ही आते हैं और इसी महादलित समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। मंत्री पद के शपथ ग्रहण से पहले रत्नेश सदा ने मांझी पर हमला बोला, वो बयान भी आप लोगों ने सुना होगा। मांझी पर अपने समाज को ही ठगने का आरोप रत्नेश सदा ने लगाया। मुसहर समाज के लिए जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं किया। रत्नेश सदा सीधे और साफ शब्दों में और कड़े शब्दों में ये कहते नजर आए। शेर की खाल में भेड़िया तक कह दिया गया रत्नेश सदा की तरफ से जीतन राम मांझी को। रत्नेश सदा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि खाल ओढ़कर मांझी समाज का नेता बने रहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। मांझी और रत्नेश सदा दोनों का ही करियर देखिए साथ साथ शुरू हुआ था, लेकिन उसमें जो दूरियां हैं वो आपको साफ बयानों से नजर आ रही होंगी। मांझी का सियासी करियर 1980 में शुरू हुआ। 1980 में मांझी ने कांग्रेस का दामन थामा। शुरू से ही मांझी बार बार पाला बदलते रहे। 2014 में नीतीश कुमार मांझी को सीएम बनाते नजर आए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी मंत्री बनते हैं। 2015 में मांझी ने हम पार्टी का गठन किया। जहां तक बात अगर रत्नेश सदा की कर ले तो रत्नेश सदा का सियासी सफर 1987 में शुरू हुआ। पहली बार 2010 में रत्नेश सदा विधायक चुने गए, विधायक बनते हैं और तब से लेकर लगातार 3 बार वो विधायक चुने गए हैं। अपने क्षेत्र में रत्नेश सदा की अच्छी पकड़ है, लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। सबसे अच्छी बात यह कि रत्नेश सदा पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। मांझी और सदा दोनों ही महादलित समाज से आते हैं और ये वो गणित है जिसे नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मांझी के बेटे संतोष सुमन जब मंत्रिमंडल से हटे, अब नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को मंत्री बनाना और अब से बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण भी आपको नजर आएगा। मांझी के परिवार के कई सदस्य जो हैं वो राजनीति में सक्रिय आपको नजर आते होंगे, जबकि रत्नेश सदा की अगर बात कर लें तो परिवार में वो अकेले ऐसे सदस्य हैं जो इस राजनीति में शामिल हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं उसी ग्राउंड जीरो से, जहां पर राजभवन में अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है होने वाला है। रजनीश, आपके पीछे तमाम लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शुभकामनाओं के फूल के साथ। जरा उनसे भी बात कीजिए, उनके लिए ये मौका कितना खास हो जाता है। हाँ बिल्कुल विभा, देखिए और धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है। कितना खास है ये पल आपके लिए? देखिए 2024-25 का हम लोग का आज का मुख्य का कार्यक्रम है और आज का दिन हम लोग का बहुत शुभनीय दिन है। हम लोग यहीं से अपना सारा तैयारी करेंगे। बहुत सारे इच्छा होंगे आपके कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, रत्नेश सदा जब मंत्री बनेंगे तब। जी देखिए, मंत्री बनने के बाद तो इनका हिस्सा पूरा होबे करेगा, लेकिन समाज का भी हिस्सा पूरा होगा, अति पिछड़ा का भी सभी जाति और लोग हैं उनसे बात करते हैं। विवाह हम चूंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग भी है यहाँ पर। बाबा ये बताइए
कि अब जो वोट और दे रहे थे, तस्वीरें राजभवन की जो है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती है और इसी तस्वीर का इंतजार भी किया जा रहा है क्योंकि विजय चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, वित्त मंत्री विजय चौधरी इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखते हुए। और देखिए ये पहली पंक्ति है, जिन कतारों को निर्धारित किया गया है कि पहली पंक्ति में कौन कौन से लोग बैठने वाले हैं, उसके बाद कौन कौन से लोगों की मौजूदगी होगी। हालांकि देखिए सब कुछ तैयारी की जा चुकी है, इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का, राज्यपाल के पहुंचने का और उसके बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण की तस्वीर भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी होगी और सियासी लिहाज से 2024 को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि ये तमाम तैयारियां और कवायद जो है नाम के चयन के साथ नजर आती हैं। लगातार रजनीश आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम इससे जुड़ी हुई हर अपडेट, जानकारी और तस्वीर अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अब सवाल ये कि क्या सदा मांझी की भरपाई कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इस पर क्या कहना है सियासी दलों का, सियासी पार्टियों के नेताओं का, जरा वो भी सुनिए। उनके स्थान पर आदरणीय नीतीश कुमार जी किन्हें कब और कैसे मौका देंगे, मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा नहीं होगा, यह सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस पर बहुत सारे लोग अपना पॉलिटिकल एंगल सेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता है। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया इसलिए कि जीतन राम मांझी जी डिजर्व करते थे और बाद में उन्हें किस प्रकार से हटाया पूरा बिहार जानता है। मंत्रिमंडल में पहले से रत्ने सदा को रखते तो यह समझ में आता था कि उनका दलित प्रेम है, लेकिन जब मांझी जी के बेटे संतोष सुमन जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया तब उन्हें रत्ने सदा की याद आई। यह ढोंग है। ऐसे तो मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है या नहीं करना है, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और इन्होंने ऐसा करके एक समाज में भी अच्छा मैसेज दिया है कि जिसकी जो जगह थी वो पूरी की गई। और बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है सभी समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ने का, वो दिखता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सुपुत्र श्री संतोष सुमन जी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जो पद खाली हुआ था उसमें माननीय श्री रत्नेश सदा जी आज मंत्री परिषद में शामिल होंगे, मंत्री पद का शपथ लेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो महादलितों के लिए, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए किया है वो कोई भुला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता। तो नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर से 16 जून यानी आज की तारीख है जब विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार को लेकर बिहार में अटकलों का बाजार भी तेज है। सबका ध्यान कांग्रेस की तरफ है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्री पद की डिमांड की थी। सवाल यही कि क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस की डिमांड को पूरी करेंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में अब कुछ ही देर रह गया है, लेकिन बिहार की सियासत में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या कांग्रेस कोटे से भी कोई बनेगा मंत्री? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर कांग्रेस के 2 मंत्री पद देने की मांग की थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी चीजें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर छोड़ दी थी और कहा था कि तेजस्वी इस मामले को अपने स्तर पर तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस बार बार कहती रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है, इसमें तेजस्वी यादव भला क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने ये उम्मीद जाहिर की है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस का ख्याल रखेंगे। कांग्रेस के नजर में यह मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, कब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें, कब कुछ नए लोगों को उसमें जोड़ें। प्रदेश अध्यक्ष मिले थे तो हर पार्टी का अध्यक्ष, हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन और मिले और नुमाइंदगी मिले। यहाँ सिर्फ सरकार के साथ हैं और सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों, पॉलिसीज के साथ रहेंगे। कांग्रेस कोटे से कोई मंत्री बनेगा या नहीं, इस पर आरजेडी और जेडीयू नेताओं का भी कहना है कि सीएम का जो भी फैसला होगा राजनीतिक तौर पर मजबूत रहेगा। हर पार्टी की ये इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है कि उनकी उम्मीदवारी, उनकी दावेदारी सबसे अधिक हो, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन गठबंधन में हर फैसले गठबंधन के शीर्ष नेता मिल बैठ कर लेते हैं
इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जो भी करे, जिनको भी कैबिनेट में शामिल करें ना करें, ये उनके ऊपर है। कांग्रेस की डिमांड पर बीजेपी को मजा लेने का मौका मिल गया। भाजपा प्रवक्ता मनीष पांडे का कहना है कि यही जेडीयू की फितरत है। देखना यह है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में कहीं इस बार फिर बिहार के कांग्रेसी ठगे नहीं जाएं। कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार में मौका मिलता है या नहीं, बस कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन यदि मौका नहीं मिला तो इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 14 जून को दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। न्यूज़ 18 के सोर्सेज से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एलजेपी के दोनों ही गुट मिलकर चुनाव लड़े, यानी कि एलजेपी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों मिलकर 6 से ज्यादा सीट इन्हें देने के मूड में इस वक्त बीजेपी नहीं है। इन दोनों को मिलाकर 6 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो अपनी पार्टी के लिए 3 सीटों की मांग वो कर रहे हैं। मांझी को साथ आने की सूरत में, अगर वो साथ आते हैं तो वैसी सूरत में उन्हें 1 सीट देना चाहती है बीजेपी, जबकि मांझी की चाहत 1 से ज्यादा सीट की है। ऐसे में बीजेपी एक लोकसभा सीट के अलावा कुछ और पद देकर उन्हें साथ ला सकती है। अगर मुकेश सहनी से बात बन जाती है तो उनके लिए भी लोकसभा की सीट बीजेपी अपने कोटे से छोड़ सकती है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बीजेपी 2024 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग काम कर चुकी है। तो एक तरफ जहां बीजेपी ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है और इस फॉर्मूले पर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है, महागठबंधन ने बीजेपी के फॉर्मूले पर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, अब बिहार और देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे बिहार और देश की जनता देख रही है। स्वार्थ और सत्ता के लिए अभिभूत भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का छल और प्रपंच करने में महारत हासिल किए हुए है। 30 लोग उतारेंगे, कहाँ है 30 लोग इनके, जरा पूछ लीजिए तो। भाजपा में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 लोग हैं, भाजपा यही बता दे। हाँ, इधर से उधर से कुछ इस पार्टी से कुछ उस पार्टी से लेके लोगों को वो लोग चुनाव लड़ा सकते हैं, फिर भी 30 लोग उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बिहार के सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने गठबंधन के मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ेगी और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से हम बिहार के 40 सीट जीतेंगे और हमारा गठबंधन जो भी होगा वो बहुत मजबूत होगा। इस खबर को सुनकर के बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि 2022 में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां सरकार में थी, उन्हें किस तरह से तोड़ा गया, उन्हें किस तरह से खत्म किया गया। बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, खासकर बांध टूटने की खबर हर बार सुनाई पड़ती है। इस बार जल संसाधन विभाग ने बांध को बचाने के लिए पहली बार ऐसी तकनीक का प्रयोग करने जा रही है, वो जो बिहार में पहली बार होगा। इस तकनीक का प्रयोग सबसे पहले अर्जेंटीना में हुआ था, भारत में भी कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बिहार में इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार आरा में बखोरपुर के नजदीक एक बांध पर हो रहा है। मॉनसून के पहले इसे पूरा करने के लिए इंजीनियर से लेकर मजदूर तक दिन रात काम में जुटे हुए हैं। क्या कुछ खास है इस तकनीक में, इसके कार्यपालक अभियंता शंभू कुमार ने संवाददाता आनंद अमृतराज को बताया। बिहार में हर साल बाढ़ कई जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित करती है। जल संसाधन विभाग की कोशिश रहती है कि क्षति कम से कम हो और इसके लिए वो लगातार तटबंधों पर ध्यान दिए रहती है। और इस बार जल संसाधन विभाग ने एक नया प्रयोग किया और बिहार में शायद पहली बार ऐसे तकनीक का प्रयोग हो रहा है जिससे तटबंध न सिर्फ सुरक्षित हो बल्कि बाढ़ का खतरा भी कम से कम हो जाए। ये हम लोग अभी वर्तमान में 88 किलोमीटर बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के बखोरापुर जगह पर हैं।
यहाँ पर जो है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घाघरा नदी है जो यूपी से आती है और इसका एक ऑफशूट है जो इसको इस तटबंध को हिट करता है। अच्छा। पूर्व में भी ये जगह बहुत ही संवेदनशील रही है। रिकमेंडेशन। अच्छा, ये जो अब जो निर्माण हो रहा है, ये नई तकनीक से हो रहा है, क्या इसमें खासियत है पहले ये बताइए। आप दिखाते जाइए और बताते जाइए, ये क्या है? ये जो ये जो है, इसको हम लोग रेडीमेड इम्बैंकमेंट बोलते हैं। अच्छा। रेडीमेड में RME। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ये 30 मीटर का एक चैम्बर होता है, 30 मीटर का एक चेन है जिसमें 35 चैम्बर होते हैं और उस 35 चैम्बर में हम लोग जो रिवर मेड मटेरियल है उसको भरते हैं। अच्छा, और रिवर मेड मटेरियल वो क्या, वो जो प्लास्टिक में? नहीं, वो जो व्हाइट सैंड जो दिखाई दे रहा है, गंगा लोकल सैंड जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोकल सैंड जो रहता है इसमें, ठीक है। और वो भरा जाता है। ये HDPE बैग है जो साइड प्रोटेक्शन के लिए एप्रॉन बनाने में काम में आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? ये जो है 30 मीटर का एक चेन है जिसमें 35 चैम्बर होते हैं और भर करके सबसे पहले हम लोग इसमें जियो टेक्सटाइल बिछा करके इसके बेस को, और जियो ग्रिड, ये जो देख रहे हैं जियो ग्रिड बोलते हैं। ये जो जियो ग्रिड है। अच्छा। ये जो जियो ग्रिड है, ये जो जालीनुमा जो आप बता रही है जी, ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये जो है ना इसको पानी में सड़ेगा और बहुत ही मजबूत है। ये साल इसकी गारंटी। अच्छा, ये तकनीक कहाँ की है और क्या इसमें और खासियत है, जरा ये बताएं। इसमें देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कम समय में हम लोग जल्दी इसको एम्बैंकमेंट को एंटी इरोजन वर्क करा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जो 30 मीटर का है, तो हम लोग बहुत ही मास वॉल्यूम ऑफ वर्क जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में करा सकते हैं। तो ये पहली बार शायद इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है बिहार में, और अगर ये तकनीक सफल रहती है तो बिहार के उन तमाम जिलों में जहां पे सबसे ज्यादा फ्लड का खतरा रहता है, जहां पे तटबंध का काफी दबाव रहता है, उससे काफी मदद मिल सकती है इस तकनीक के सहारे। तो जल संसाधन विभाग की उम्मीद है कि इस बार फ्लड के पहले ये तटबंध का निर्माण हो जाएगा इस तकनीक के प्रयोग से, और शायद अगर ये सफल रहता है तो आने वाले समय में बिहार में भी कई इलाकों में तटबंध को इसी तकनीक के सहारे मजबूत किया जा सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, आरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।